Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 18, Comprehension. So let's start the chapter. Chapter number 18, Comprehension. Comprehension में पहला पैसेज हमें क्या गिवन है, इसको रीड करते हैं. There was once a merchant who had an only son named Dev. One day the two had to go on a journey to sell their goods. With whom shall we trust our money while we are away? asked the merchant. एक बार एक मर्चेंट था और उसका एक बेटा जिसका नाम था देव. तो वो दोनों को एक जर्नी पर जाना था अपना सामान बेचने के लिए. तो अब जो मर्चेंट है वो उससे पूछता है कि हम किस पर ट्रस्ट करें, मतलब अपना जो पैसा है वो कहाँ पर रख कर जाएं. जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो अपना पैसा कहाँ रखें. My friend is the most honest man in town, replied Dev. Let me take care of it. I think you are mistaken in your friend, my son, said the merchant. तो उसका बेटा बोलता है कि मेरा फ्रेंड है वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है इस पूरे टाउन में, तो उसको दे देते हैं. तो मर्चेंट बोलता है कि नहीं, यहाँ पर तुम गलती कर रहे हो बेटा. ओ नो फादर, यू डू हिम रॉन्ग, आंसर्ड देव. आई नो हिम वेल एंड ही इज नो थीफ. फिर उसका बेटा कहता है कि नहीं पापा, आप गलत बोल रहे हो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मेरा फ्रेंड चोर नहीं है. Very well, said the merchant. We will trust your friend with the money. So they left with the friend a large, heavy, strong box fastened with 3 locks and set out on their journey. तो उन्होंने, मर्चेंट मान जाता है, तो उन्होंने अपना जो भी सामान था वो उसके फ्रेंड के यहाँ रख दिया. और उसमें क्या था, एक बड़ा सा बॉक्स था जिस पर 3 लॉक लगे हुए थे. When they returned, Dev went to the house of his friend to fetch the strong box. He soon returned crying, Father, you have insulted my friend and he is very angry. You gave him only broken stones to take care of. और जब वो वापस आए तो जो उसका बेटा था देव, वो अपने फ्रेंड के पास गया वो बॉक्स वापस लेने के लिए. पर जब वो वहां से आया तो वो रोता हुआ वापस आया. वो आके बोलता है कि पापा, आपने तो मेरे फ्रेंड की इंसल्ट कर दी, इसलिए वो बहुत गुस्सा है. आपने तो उसे टूटे हुए पत्थर दिए थे ध्यान रखने के लिए. हाउ डिड ही नो दैट देयर वर ओनली स्टोन्स इनसाइड द बॉक्स, आस्क्ड द मर्चेंट. तो मर्चेंट बोलता है उसे कैसे पता कि उस बॉक्स के अंदर सिर्फ पत्थर हैं. He must have forced open the 3 locks to look in. That was not an honest thing to do. Do you think I was wrong in not trusting him? तो वो उसका जो फादर है, मर्चेंट जो होता है, वो बोलता है कि उसे कैसे पता चला कि बॉक्स के अंदर स्टोन्स हैं. उसने इसका मतलब वो तीनों लॉक खोले हैं. फिर वो कहता है कि देखो, मैं गलत नहीं था तुम्हारे फ्रेंड के बारे में, वो ऑनेस्ट नहीं है. फादर, रिप्लाइड देव, हैंगिंग हिज हेड डाउन, यू आर क्वाइट राइट. आई सी दैट आई हैव बीन डिसीव्ड बाय माय फ्रेंड. तो उसका जो बेटा है वो सर नीचे झुका लेता है और कहता है कि पापा, आप सही कह रहे थे, मुझे ही धोखा मिला है मेरे फ्रेंड से. तो इस तरीके से एक पैसेज है और आपको इसी पैसेज में से यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स फाइंड आउट करके लिखने हैं. जैसे फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मर्चेंट वांट टू पुट हिज बॉक्स एट अनदर हाउस. मर्चेंट किसी और के घर पे अपना बॉक्स क्यों रखना चाहता था, क्योंकि वो और उसका बेटा एक जर्नी पर जा रहे थे, तो वो अपना बॉक्स सेफली रखना चाहता था, इसलिए वो किसी और के घर में अपना मनी रखना चाहता था. सेकेंड, व्हाट डिड देव सजेस्ट टू हिज फादर टू पुट द बॉक्स विद. देव ने क्या सजेस्ट किया था अपने फादर को कि वो बॉक्स को कहाँ रखें. देव ने कहा था कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ रख देता है बॉक्स, मतलब उसने अपने फ्रेंड का नेम सजेस्ट किया था. What did the merchant say to his son about his friend? मर्चेंट ने उसके फ्रेंड के लिए क्या कहा था कि नहीं, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है. Why did Dev cry to his father? देव क्यों रो रहा था. देव इसलिए रो रहा था क्योंकि उसका फ्रेंड उससे गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसे स्टोन्स दिए थे ख्याल रखने के लिए. How did Dev's friend know that big stones were in the box? देव के फ्रेंड को कैसे पता चला कि उस बॉक्स में स्टोन्स हैं, क्योंकि उसने बॉक्स का लॉक खोलकर उसमें देखा था. गिव अ सुटेबल टाइटल दिस पैसेज. अब यहाँ पर इस पैसेज को आपको एक टाइटल देना है कि कैसे, मतलब क्या आप इसको एक शीर्षक दे सकते हैं कि मतलब स्टोरी का इसका क्या नाम होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है. ऐसे ही बी एक्सरसाइज, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom. ये वर्ड्स किसने बोले थे और किसको बोले थे.
फर्स्ट, विद whom shall we trust our money while we are away? ये बात किसने बोली थी कि हम किस पर भरोसा करें पैसे के लिए जब हम दूर हों? तो ये मर्चेंट ने बोली थी अपने सन से। सेकेंड, आई नो हिम वेल एंड ही इज नो थीव। ये बात किसने बोली थी कि मैं उसे अच्छे से जानता हूं, वो चोर नहीं है? ये देव ने बोली थी अपने फादर को। हाउ डिड ही नो दैट देयर वर ओनली स्टोन्स इनसाइड द बॉक्स? ये बात किसने कही थी कि उसको कैसे पता चला कि बॉक्स के अंदर सिर्फ स्टोन्स हैं? ये बात फादर ने कही थी देव से। तो इस तरीके से आपको पैसेज पढ़कर उसमें से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं। अब पैसेज 2 देखते हैं क्या है। One day all the birds met together to choose a king. They chirped and sang, but they could not agree how to choose him. At last the eagle said that the king of the birds must be the one who could fly higher than all the rest. एक बार सारे बर्ड्स इकट्ठा हुए एक अपना राजा चुनने के लिए। अब वो ऐसे ही बोलते थे, आवाजें कर रहे थे, गा रहे थे, पर वो किसी एक को चूज करने में अग्री नहीं हो पा रहे थे। तो एट लास्ट ईगल क्या कहता है कि राजा हम उसको बनाएंगे बर्ड्स का जो बहुत ऊंचा उड़ सके। The other birds were afraid of the eagle because he was strong and fierce, so they said that he was right. Then they all perched side by side on the top of a long fence, and when the old white duck quacked, they were to fly up and up as high as they could. The one who should fly the highest was to be made the king. अब सब लोग ईगल से डरते थे क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक सा था, तो सब उसकी बात मान लेते हैं। तो फिर सारे के सारे बर्ड्स रेडी हो जाते हैं, ब्रांच पर बैठ जाते हैं कि जैसे ही डक क्वैक क्वैक करेगी तभी वो फ्लाई करेंगे जितना ऊंचा वो उड़ सकते हैं। नाउ अमंग द बर्ड्स वाज द क्लेवर लिटिल wren. When no one was looking, the wren perched gently on the eagle's broad back. Quack, quack, said the old white duck. Up went the birds and up went the little wren on the eagle's back. Soon the eagle had left all the other birds far below, but he went higher and higher till at last he was tired out and began to come down. Then the little wren stretched his wings and flew off the eagle's back into the clouds. अब तभी उसमें एक चालाक बर्ड भी थी, लिटिल रेन। वो क्या करती है, जब सारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो ईगल की बैक पर बैठ जाती है और वो ईगल के साथ सारे बर्ड्स पीछे रह जाते हैं, बट जो ईगल होता है वो बहुत ऊपर ऊपर तक फ्लाई कर जाता है। और फिर जब ईगल भी थक जाता है और वो नीचे आने लगता है तो वो क्या करती है, तब वो बर्ड अपने विंग स्ट्रेच करती है और ऊपर उड़ जाती है। The wren is won, cried the birds, and even the eagle had to agree that this was true. So the tiny wren was crowned the king of the birds. तो इस तरीके से जो वो लिटिल बर्ड थी वो जीत जाती है और ईगल को भी इस बात को मानना पड़ता है क्योंकि वो सबसे ऊंचा उड़ी थी। तो इसलिए जो लिटिल रेन थी वो क्या बन जाती है, वो बर्ड्स की किंग बन जाती है। नाउ टाइम टू आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको पैसेज में से ही इनके आंसर्स फाइंड आउट करके लिखने हैं। नाउ पैसेज 3। Once there was a man. He was very poor. He bought a hen from the market. The next day it laid a golden egg. The hen started laying a golden egg every day. The man was very happy. His wife was very greedy. She told the man that there must be a treasure of golden eggs inside the hen. एक बार एक आदमी था, वो बहुत गरीब था। वो एक मुर्गी लेकर आया मार्केट से और अगले दिन उस मुर्गी ने एक गोल्डन कलर का अंडा दिया और फिर वो रोज रोज एक गोल्डन कलर का एग देने लगी। अब वो जो मैन था वो तो बहुत खुश हुआ ये देख के, पर उसकी जो वाइफ थी वो बहुत लालची थी। उसने उससे बोला कि जरूर इसके अंदर, मुर्गी के अंदर कोई खजाना है गोल्डन एग का। द मैन ऑल्सो बिकेम ग्रीडी, और उसकी बातें सुन के उस आदमी को भी लालच आ गया। दे बोथ वॉन्टेड टू हैव ऑल द एग्स एट वंस, और वो चाहते थे कि उन्हें सारे अंडे एक साथ मिल जाएं। सो The man took a knife and cut the hen. तभी उस आदमी ने एक चाकू लिया और उस hen को काट दिया। To his surprise, he did not find even a single golden egg there. और उसने क्या देखा कि उसके पास तो कोई भी, यहाँ तक कि कोई एक अंडा भी नहीं था। He realized his mistake, but it was too late. उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर इसके लिए अब बहुत देर हो गई थी क्योंकि अब तो hen थी ही नहीं। Now it's time to answer.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको उनके आंसर देने हैं। बी एक्सरसाइज, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, उनके जेंडर चेंज करके लिखने हैं। सी, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स जो गिवन है यहाँ पर उनके ऑपोजिट्स लिखने हैं। नाउ पैसेज 4, once a woodcutter climbed up a tree to cut the wood. The tree stood on the bank of the river. As he was cutting the wood, suddenly his axe fell into the river. एक बार एक वुड कटर पेड़ पर गया लकड़ी काटने के लिए, तो वो जो पेड़ था वो कहाँ पर था, वो नदी के किनारे था। और जैसे ही उसने लकड़ी काटना शुरू किया तो उसकी जो आरी थी, उसकी जो एक्स थी, वो पानी में गिर जाती है। He tried to get it back but failed. He began to weep. और वो कोशिश करता है उसको ढूंढने की, पर वो नहीं मिलती उसको, तो वो रोना शुरू कर देता है। A god emerged from the river and asked him why he was weeping. तभी उस रिवर से एक भगवान निकलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। The woodcutter told him everything. woodcutter सारी बातें उन्हें बताता है। The god dived into the river and brought out a golden axe. और फिर जो भगवान होते हैं वो उसमें पानी में जाते हैं और एक गोल्ड की एक्स निकाल कर लाते हैं। He asked the woodcutter, is this your axe? फिर वो woodcutter से पूछते हैं, ये तुम्हारी एक्स है? Take it. The woodcutter said, no, this axe is not mine. तो woodcutter बोलते हैं, नहीं, ये मेरी नहीं है। The god again dived. This time he appeared with a silver axe. वो फिर से पानी में जाते हैं, फिर एक लेकर आते हैं एक्स, वो होती है सिल्वर कलर की। The woodcutter again refused to accept the silver axe. woodcutter फिर से मना कर देता है कि ये सिल्वर एक्स भी मेरी नहीं है। The god dived once again and brought out an iron axe. अब गॉड फिर से डुबकी लगाते हैं पानी में और फिर वो एक लोहे की आरी निकालते हैं। The woodcutter recognized his axe and took it. अब जो woodcutter होता है वो अपनी एक्स को पहचान लेता है और उसे ले लेता है। The god was pleased with the woodcutter's honesty. He gave him all the 3 axes as a reward. जो भगवान होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि जो ये woodcutter है ये कितना ईमानदार है, तो इसलिए वो जो तीनों एक्स होती हैं वो तीनों गोल्डन भी, सिल्वर भी और जो उसकी थी वो तीनों उसको गिफ्ट कर देते हैं। नाउ एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। बी एक्सरसाइज, राइट सुटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी को हमें एक सुटेबल टाइटल देना है। सी, राइट द ऑपोजिट ऑफ, नीचे जो वर्ड्स गिवन है आपको उनके ऑपोजिट लिखने हैं। नाउ पैसेज 5, there lived a lion in the forest. One day it was much tired, so it laid fast asleep. A little mouse ran out of its hole and ran over the lion's nose. The lion woke up and laid his paw upon the mouse. एक बार एक शेर था एक जंगल में, वो बहुत थक गया था एक दिन, तो वो सो जाता है। तभी एक चूहा अपने होल से निकल कर आता है और लायन की नोज पर खेलने कूदने लगता है। और तभी लायन जाग जाता है और वो अपना पंजा उसको माउस को अपने पंजों में पकड़ लेता है। ओ प्लीज सर, सेड द पुअर माउस, डू नॉट किल मी, समडे आई मे डू सम फेवर। वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, कभी ना कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। द लायन लाफ्ड, हाउ कैन अ स्मॉल माउस एवर हेल्प अ बिग लायन? देन ही सेड, नाउ रन अवे एंड डोंट वेक मी अप अगेन। तो लायन हंसने लगता है, कितना छोटा सा चूहा मेरे लिए क्या करेगा। फिर वो पर उसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम भाग जाओ, आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। द लायन लिफ्टेड हिज पॉ एंड द माउस रैन ऑफ टू इट्स होल। लायन उसको छोड़ देता है चूहे को और वो भागकर अपने होल में चला जाता है। अ फ्यू डेज लेटर द लायन वॉज कॉट इन अ नेट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स। कुछ दिनों के बाद जो लायन होता है वो एक जाल में फंस जाता है। The lion tried to break the cords, but the net was too strong for him to break. So he began to roar loudly. और वो एक जाल में फंस जाता है और वो उसे इजीली ब्रेक भी नहीं कर पाता, तो वो जोर जोर से दहाड़ने लगता है। On hearing the lion's roar, the mouse came running up. और लायन की आवाज सुन के वो चूहा भाग कर आता है। Lay still, said the mouse, and I will soon get you out of the net. For I can bite the cords with my sharp teeth. तो माउस यहाँ पर बोलता है कि अभी आप कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहो, मैं जल्दी से आपको इस नेट से
बाहर निकाल दूंगा, मैं इसके जो कॉर्ड्स हैं उन्हें अपने दांतों से काट कर आपको फ्री कर दूंगा। Then the lion lay still and the mouse bit one cord after another. Soon the net was broken and the lion was set free. लायन आराम से बैठ जाता है और चूहा एक एक करके सारे तार काट देता है और वो नेट पूरी तरह से टूट जाता है और लायन फ्री हो जाता है। Thank you, my little friend, said the lion. I can understand that even a small mouse can help a big lion. फिर वो उसे थैंक यू बोलता है और लायन कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि एक छोटा सा चूहा भी इतने बड़े लायन को बचा सकता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको इनको पढ़ना है और इनके आंसर्स लिखने हैं। नाउ पैसेज 6। Long, long ago, a rich man lived in a town. One day, he bought a new house and shifted it. He soon realized that he had two blacksmiths as neighbors, one on the left and the other on the right. They were a big source of nuisance to him. Day in and day out, the blacksmiths worked with their hammers. They made such thunderous sounds that the man lost all peace and calmness. बहुत समय पहले की बात है कि एक रिच मैन रहता था एक टाउन में। तो एक बार उसने एक नया घर खरीदा और उस नए घर में वो शिफ्ट हो गया। पर तभी उसे जल्दी पता चला कि उसके घर के पास दो लोहार रहते हैं, और एक उसके लेफ्ट साइड में और एक उसके राइट साइड में। और वो मतलब उसके लिए वो एक बहुत ही शोर वाली जगह बन गई, क्योंकि लोहार जब काम करते हैं तो वो हैमर से करते हैं तो बहुत आवाजें होती हैं। तो इसलिए दिन के टाइम, रात के टाइम, पूरा टाइम क्या होता था कि वो हैमर से काम करते थे और उससे इतनी भयानक साउंड होती थी कि जो मैन था वो बिल्कुल उसकी शांति खत्म हो गई थी। He did not know what to do. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। Finally, he decided to put an end to this disturbance. He called the smith on the left, gave him 100 rupees and requested him to move into another house. The smith agreed and took the money. फिर एक दिन उसने क्या किया, जो एक लोहार था उसके लेफ्ट पे, उसने उसको बुलाया और उसे 100 रुपए दिए और कहा कि तुम कहीं दूसरा घर लेके कहीं और शिफ्ट हो जाओ। और वो जो स्मिथ था वो उसने पैसे लिए और वो मान गया। He promised to him that he would move into the new house by next morning. तो उसने उससे बोला कि ठीक है, मैं अगली सुबह तक एक नए घर में चला जाऊंगा। Now the man called the smith on the right and requested him to move into a new house and gave him 100 rupees. ऐसे ही उसने जो राइट साइड में स्मिथ था उसको भी बुलाया, उसको भी 100 रुपए दिए और उसको भी बोला कि तुम कहीं नए घर में शिफ्ट हो जाओ। The smith obliged and promised to do as he wished. तो स्मिथ ने बोला ठीक है, जैसा आप चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। The man became very happy. He thought he could get rid of the disturbance and purchased peace for just 200 rupees. That night he slept happily. अब वो आदमी बड़ा खुश हो गया, उसने सोचा कि उसने तो शांति खरीद ली सिर्फ 200 रुपए में, और उस रात वो बड़े आराम से सोया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज अवेकन्ड बाय द साउंड ऑफ हैमर्स. फिर अगली सुबह जब वो उठा तो फिर से उसे हैमर्स की आवाजें आने लगी. ही वॉज ग्रेटली कंफ्यूज. अब उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ. ही रश्ड आउट टू आस्क द स्मिथ व्हाई दे हैड नॉट मूव्ड इनटू द न्यू हाउस एज प्रॉमिस्ड. फिर वो स्मिथ के पास जाके पूछता है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था, फिर तुम क्यों नहीं गए नए घर में. टू हिज शॉक एंड डिस्मे ही फाउंड दैट दे हैड केप्ट देयर प्रोमिसेस. और उसने क्या देखा कि उन स्मिथ ने तो प्रोमिसेस अपना रखा है. कैसे? बट इन अ डिफरेंट वे, पर एक अलग तरीके से. द स्मिथ ऑन द लेफ्ट हैड मूव्ड इनटू द हाउस ऑफ द स्मिथ ऑन द राइट. द स्मिथ ऑन द राइट हैड मूव्ड इनटू द वैकेटेड हाउस ऑफ द स्मिथ ऑन द लेफ्ट. उन्होंने क्या किया, अपने घर इंटरचेंज कर लिए. लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में चला गया, मतलब वो भी नए घर में चला गया, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब वो भी नए घर में आ गया. पर जो डिस्टर्बेंस था वो एज इट इज रहा. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं और उनके आंसर्स लिखने हैं. हमारा चैप्टर नंबर 20 फिनिश हो गया है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ आया होगा. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.